नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी से। आपको बता दें, सीएम धामी एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। मतदान के बाद विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को मतगणना से पहले ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा बताया जा रहा है। मंगलवार की शाम को वो दिल्ली पहुंचे, जहां मतदान के बाद ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले सीएम 17 फरवरी को दिल्ली गए थे। उन्होंने वहां पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की थी। बुधवार को उनका भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद वो मेल मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। सीएम खुद भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। अभी हाल ही में वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार मतदान के बाद पार्टी के कई प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोपों की वजह से भी भाजपा नेतृत्व काफी असहज है। और इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद अब भारतीय छात्र छात्राएं अपने वतन लौटने की जद्दोजहद में जुटे हैं। कई युवा यूक्रेन और पड़ोस के मुल्क हंगरी और रोमानिया के बॉर्डरों पर भूखे प्यासे पड़े हैं। खटीमा की एक छात्रा ने अपने साथियों के साथ हंगरी बॉर्डर के लिए सफर कर रही अपनी एक वीडियो पोस्ट की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के घर पहुंचकर परिजनों को बच्चों की वतन वापसी पर भरोसा दिलाया है। सीएम ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार बच्चों को भारत लाने के कार्य कर रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन से लगे हमारे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और तमाम बॉर्डरों पर भी भेजा गया है। यूक्रेन के बोल्टावा में मेडिकल की प्रथम वर्ष की छात्रा मिताली रविवार शाम को 5 बजे हंगरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गई थी। इस दौरान मिताली अमाऊ गांव की रहने वाली है और वो अपने 25 भारतीय साथियों के साथ निजी खर्च पर एक बस से हंगरी बॉर्डर के लिए निकली। फोन पर हुई बातचीत में मिताली ने अपने परिजनों को बताया कि यूनिवर्सिटी के बंकर में रह रहे मेडिकल छात्रों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जान बचाने के लिए युवा दोपहर 12 बजे के बाद यूनिवर्सिटी के बंकरों में घुस जाते हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने का सामान बमुश्किल मिल पाता है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक हफ्ते से भारी जंग जारी है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी के बाद अब यूक्रेन की राजधानी समेत तमाम शहरों में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं और नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही पोलैंड और रोमानिया में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कवायद तेज कर दी है। तकरीबन हर घंटे दूतावास की बसें तिरंगा लगाकर भारतीयों को पोलैंड और रोमानिया पहुंचा रही हैं, जहां से उनकी स्वदेश वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तक भारतीयों के रहने खाने का इंतजाम भी एयरपोर्ट के नजदीक ही किया जाता रहा। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे दून के निवासी सूर्यांश सिंह बिष्ट ने फोन पर बताया कि फिलहाल उनके साथ 50 से अधिक छात्रों को सुरक्षित रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचा दिया गया है। राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे छात्रों ने बताया कि फिलहाल उनके एयरपोर्ट के पास बने एक अस्थायी शेल्टर में उन्हें रखा गया है और यूक्रेन के फंसे छात्र छात्राओं के साथ ही भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रोमानिया और पोलैंड के दूतावास के अधिकारियों की देखरेख में कई बसों का संचालन भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ये बसें हर 40 से 50 मिनट के अंतराल पर एक बस रवाना होती है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में 38 मरीजों के ठीक होने के बाद अब प्रदेश में कोविड के 928 एक्टिव केस मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 47 नए मामलों में सर्वाधिक 22 मामले देहरादून के हैं। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मंगलवार को 38 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब प्रदेश में कोविड के 228 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से सर्वाधिक 330 मामले देहरादून के हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के 79, चमोली के 41, चंपावत के 66, हरिद्वार के 84, नैनीताल के 54 और पौड़ी के 118 मामले शामिल हैं। तो वहीं मंगलवार को प्रदेश में 3,480 लोगों को कोविड वैक्सीन भी दी गई और अब तक प्रदेश में करीब 85,72,000 लोगों को पहली डोज और 79,04,000 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।
तो वहीं 3,95,000 को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। मंगलवार को कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। अब बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बारिश, साथ ही 3,500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 मार्च को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दून में मंगलवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सोमवार को दून के मौसम के साफ रहने की खबर है, जबकि शाम को बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक, और न्यूनतम से 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। और इसी बीच कोरोना काल में पहली बार नीलकंठ धाम में सन्नाटा टूट गया। मंदिर में रिकॉर्ड 2.50 लाख शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और मंगलवार रात को 1 बजे से ही नीलकंठ में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहीं। देर शाम तक मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि पर नीलकंठ पैदल मार्ग और लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि पैदल और मोटर मार्ग दिन भर भगवान शिव के जयकारों से गूंजता रहा। नीलकंठ पैदल मार्ग पर मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही भैरव मंदिर से शिव भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। देर रात तक ही शिवधाम में शंख, घंटी और ध्वनि, साथ ही मंत्रोच्चारण भी शुरू हो गया था। करीब 2 साल बाद महाशिवरात्रि के पर्व पर नीलकंठ धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। नीलकंठ धाम के पुजारी शिवानंद गिरी ने बताया है कि इस बार धाम में शिव भक्तों का रिकॉर्ड टूट गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। इससे पहली बार ऐसा हुआ है जब महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ धाम में शिव भक्तों की इतनी भीड़ बढ़ी हो। कोरोना काल के कारण बीते 2 महाशिवरात्रि पर्व पर धाम में सन्नाटा छाया रहा था। तो वहीं श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में भी शिव भक्तों ने नीलकंठ धाम में जलाभिषेक नहीं किया, लेकिन महाशिवरात्रि पर देर शाम तक भी धाम में भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहा है। तो वहीं रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि हरिद्वार हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इससे ट्रक का टायर बदल रहे चालक और कार में सवार एक युवती की मौत हो गई है और कार सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि चारों कार सवार नशे में धुत बताए जा रहे थे। दरअसल लाल तप्पड़ चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि सुबह 3 बजे सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक पर देहरादून डोईवाला की ओर से आ रहे एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय ट्रक चालक ट्रक का पिछला टायर बदल रहा था और कार की टक्कर इतनी तेज थी कि चालक ट्रक में ही फंस गया। अंदर फंसे ट्रक चालक को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। काफी मुशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। बताते चलें कि कार सवार एक युवती की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए एम्स में भिजवा दिया गया है और मृतक ड्राइवर और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चौकी प्रभारी कविंद्र ने यह भी जानकारी दी कि मृतकों की पहचान मोहम्मद यामिन और खुशी के रूप में हुई है। घायलों की पहचान मोहित, रुचिका चौहान और आदित्य के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। चौकी प्रभारी ने बताया कि कार में सवार सभी युवक युवतियां विद्यार्थी हैं। पुलिस को कार से बियर की खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में गृह कलेश के कारण 27 फरवरी को एक पत्नी और सास की हत्या करने के बाद इस युवक ने मंगलवार को गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम के लिए अपनी साली को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल उसने पुलिस से साली पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कविनगर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्रा ने बताया है कि मृतक सोनू कुमार उधम सिंह नगर के जसपुर का रहने वाला है और शव को कब्जे में लेकर इसकी सूचना उत्तराखंड पुलिस को भी दी गई है। उधम सिंह नगर एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट ने बताया कि सोनू की शादी 8 साल पहले नीशू से हुई थी। वो दूसरी शादी थी और सोनू के 2 बेटे और एक बेटी है।
उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को सोनू ने अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ छोड़कर आया और पत्नी नीशू और सास जयंती देवी का गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। हालांकि आरोपी की तलाश की जा रही थी, लेकिन मंगलवार को उसका शव गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर पड़े मिलने की सूचना मिली है।